हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटास्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर से हम अपना यूनिट थर्ड ऑल टुगेदर स्टार्ट करेंगे, जो कि बेस्ड है ऑन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम अपने बेटा कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, लाइक कंपनी की हम कैसे बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं, या हम कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, और फिर इन बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को हम किस तरीके से आगे जाकर एनालिसिस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज, इन द फॉर्म ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। वो इस पूरी यूनिट थर्ड का आपका बोलते हैं ना कि कोर होने वाला है। तो इस पूरी यूनिट थर्ड में ना मेरे बच्चे आपका जो कि बेस्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसमें ऑल टुगेदर आपके पास 5 चैप्टर हैं और ये एग्जाम में फ्लैट पार्ट बी के अंदर आते हैं। आपके पास 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में आपको पता है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, और आपके पास कंपनी अकाउंटिंग आती है जिसमें शेयर एंड डिवेंचर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 2 यूनिट जो है, यूनिट 1 एंड यूनिट 2, वो पार्ट ए के अंदर आती हैं। और जो ये यूनिट थर्ड है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल टुगेदर, ये पार्ट बी के अंदर आती है, जो कि ऑल टुगेदर कितने मार्क्स की है बेटा, एग्जाम में 20 मार्क्स की है। और आपके पास ये 5 चैप्टर्स हैं जिनको आपको गो थ्रू करना है और अपने एग्जाम में 20 मार्क्स पूरे करने हैं। तो जो चैप्टर नंबर 1 है, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1, विच इज नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। वैसे उसके बाद फिर हमारा चैप्टर नंबर 2 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, चैप्टर नंबर 3 है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, चैप्टर नंबर 4 है अकाउंटिंग रेशियोज, फिर चैप्टर नंबर 5 है कैश फ्लो स्टेटमेंट। याद रखो, ये सारे के सारे चैप्टर आपके लिए इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्जाम में यहीं से ही आपके पास 20 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस बनेंगे। तो आप यहाँ पर बिल्कुल भी बोलते ना अपना जो कंसंट्रेशन है या अपने कंसेप्ट से लैग नहीं कर सकते, ठीक है। आप हमको हमारे यूट्यूब चैनल पे भी वॉच कर सकते हो, और आप मिशन अकाउंट्स एकेडमी सर्च करोगे तो आपको मेरा चैनल मिलेगा। आप चाहे तो अपने क्लासमेट्स और अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरा चैनल शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मेरे बच्चे, आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1, विच इज नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। इस चैप्टर के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं कि आपको सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग पता होना चाहिए, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ये आपको पता होना चाहिए, कंपोनेंट्स क्या होते हैं कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर वो हम यहाँ पर जानेंगे, बैलेंस शीट कंपनी के किस अकॉर्डिंग बनती है या कैसे बनाई जाती है वो हम देखेंगे। हाउएवर बैलेंस शीट का बेटा कंपनीज एक्ट 2013 में स्पेसिफिक शेड्यूल थर्ड है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बैलेंस शीट कैसे बनाना है। एंड सेम शेड्यूल थर्ड के अंदर ही जो कंपनीज एक्ट 2013 में दिया गया है, उसमें हम देखते हैं कि हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे करंट वर्सेस नॉन करंट क्लासिफिकेशन के करंट और नॉन करंट में क्या अंतर होता है, क्योंकि जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ना बेटा, तो वहाँ पर करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लाइबिलिटीज, ये सब दिखाई देगा। तो करंट वर्सेस नॉन करंट का क्लासिफिकेशन देखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्या लिमिटेशंस होती हैं। इन सारे पॉइंट्स को पढ़ने के बाद मेरे बच्चे, आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो जाएंगे और आपका ये चैप्टर टिप पे बन जाएगा। हालांकि फिर मैंने लास्ट में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी दिए हैं जो इस चैप्टर से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो भी हम यहाँ पर गो थ्रू करेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, जैसे ना हमारे चैप्टर का नाम है, चैप्टर 1 जो हमारा है यूनिट थर्ड का, उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। तो हमें ना देखो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, और कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए ना बेटा हमारे पास स्पेसिफिकली कंपनीज एक्ट के अंदर शेड्यूल मेंशन है, ठीक है। कंपनीज एक्ट के अंदर हमारे पास शेड्यूल मेंशन है। कंपनीज एक्ट 2013 में हमारे पास शेड्यूल गिवन है विच इज नोन एज शेड्यूल थर्ड। और इस शेड्यूल थर्ड के अंदर बेटा हमारे पास 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंदर ना हमें बताया गया है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनानी है। तो पार्ट 1 में हम देखते हैं बैलेंस शीट के बारे में कि कंपनीज की बैलेंस शीट किस तरीके से ड्रॉ होती है। और मेरे प्यारे बच्चों, पार्ट सेकंड में हम देखते हैं कि किस तरीके से हम कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये हम शेड्यूल थर्ड पार्ट सेकंड के अंदर देखेंगे। मेरे बच्चे देखो, क्योंकि कंपनीज के ऊपर स्पेशल कंपनीज एक्ट है 2013, और उसमें स्पेसिफिक शेड्यूल है शेड्यूल थर्ड। और शेड्यूल थर्ड के पार्ट 1 में बैलेंस शीट के बारे में मेंशन करा गया है, पार्ट 2 के अंदर बेटा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के बारे में मेंशन करा गया है। तो यहाँ पर ना बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉ करनी है, क्योंकि लॉ के अंदर, कानून के अंदर मेंशन करा गया है कि आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे ड्रॉ करनी है। अब जैसे ड्रॉ करी है, हमें भी वैसे ही ड्रॉ करनी है,
उसका हूबहू हमें वैसे ही पढ़ना है, ठीक है। सो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं क्लास 11th में, अगर आपने जो अकाउंटिंग करी थी वो करी थी सोल प्रोप्राइटरशिप नेचर की। और देखा जाए तो सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर कोई ऐसा सच कोई एक्ट नहीं है जो उनको गवर्न करता हो, तो इसलिए ना आपने 11th क्लास में जब अपना सेकंड लास्ट चैप्टर पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस विद एडजस्टमेंट एंड विदाउट एडजस्टमेंट, तो आपने वहां पर देखा था कि वहां पर क्योंकि कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं थी कि हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, तो आप वहां पर बैलेंस शीट वर्टिकल शेप में ना बनाकर आप वहां बैलेंस शीट बनाते थे हॉरिजॉन्टल शेप में, ठीक है। एक तरफ लाइबिलिटीज और एक तरफ एसेट, कुछ इस तरीके से आप अपनी बैलेंस शीट ड्रॉ करते थे, ठीक है। और मेरे बच्चे, जब आप 12th क्लास में भी आए स्टार्टिंग में, तो आपने जब यूनिट 1 पढ़ी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, तो पार्टनरशिप फर्म के ऊपर एक्ट तो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, बट उसमें भी कहीं गवर्न नहीं करा हुआ कि एक पार्टनरशिप फर्म को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे ड्रॉ करनी है। तो वहां पर भी सेम आपने हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनाई थी। हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट मतलब लाइबिलिटीज और एसेट्स के अमाउंट आमने सामने रहते हैं, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट होती है। बट कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो शेड्यूल 3 है उसमें जो पार्ट 1 है, वहां हमें स्पेसिफिकली बताया गया है कि कंपनी की जो बैलेंस शीट हम ड्रॉ करेंगे वो वर्टिकल शेप में करेंगे, यानी सबसे पहले लाइबिलिटीज आएंगी एंड देन फिर हमारे पास एसेट्स आएंगे, ठीक है। तो वर्टिकल शेप में बेटा हम अपने ड्रॉ करेंगे क्या, यहाँ पर बैलेंस शीट, ठीक है। वैसे ही हम अपने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भी बनाएंगे, जब स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल आएंगे तो उस पर भी बात करेंगे, पर अभी हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि हम ये समझ पाएं कि क्या मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी का। तो मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी का जो एक्ट है वो है कंपनीज एक्ट 2013, जिसके अंदर स्पेसिफिक शेड्यूल 3 है जो हमें गवर्न करता है कि पार्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग आपको बैलेंस शीट बनाना है, पार्ट 2 के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाना है। कंपनी की जो बैलेंस शीट बनती है वो हॉरिजॉन्टल बोलते हैं ना वे में ना बनकर वर्टिकल वे में बनाई जाती है, ठीक है। पहले लाइबिलिटीज एंड फिर एसेट्स। बोलो आपको बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस, ठीक है। प्लस बेटा कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, चाहे आप बैलेंस शीट बनाएं चाहे आप स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाएं, इन दोनों को ना बेटा कंबाइंड करते हैं तो ये दोनों मिलकर हमारा क्या बनता है, ये दोनों मिलकर हमारी बनती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ठीक है। और हर एक स्टेटमेंट का अपना एक बेटा बोलते हैं ना इम्पोर्टेंस है। बैलेंस शीट हमें पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में एक्सप्लेन करती है कि हमारी कंपनी की जो स्थिति है, जब से हमारी कंपनी स्टार्ट हुई थी तब से लेकर आज तक जो हमारी कंपनी की जो पोजीशन बनी है, स्थिति बनी है इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स, इन द फॉर्म ऑफ लाइबिलिटीज, ठीक है। क्या देनदारी है हमारी कंपनी की, क्या प्रॉपर्टीज है हमारी कंपनी की, वो एक्सप्लेन करी गई है पार्ट 1 के अंदर यानी बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। तो बैलेंस शीट विल शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। बट जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल होता है बेटा, जो कि शेड्यूल 3 के पार्ट 2 में एक्सप्लेन किया जाता है, वहां पर मेरे बच्चों स्पेसिफिकली हम परफॉर्मेंस में ज़्यादा सेंट्रिक रहते हैं। यानी अगर हमें कंपनी की एक साल की परफॉर्मेंस बतानी है, यानी अप्रैल टू मार्च, आपको पता है कंपनीज के अंदर हम फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करते हैं एज एन अकाउंटिंग ईयर। देखो अकाउंटिंग ईयर यूँ तो दो तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ रफ में आपको बताऊं तो अकाउंटिंग ईयर हमारे पास जो हो सकते हैं, 11th में भी हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग ईयर दो तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। एक होता है कैलेंडर ईयर, ठीक है, ठीक है, और एक होता है आपके पास फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। तो कैलेंडर ईयर की खासियत क्या है, घर में कैलेंडर तो होता है ना, तो वो जैन से स्टार्ट होता है। मान लो ये 2025 चल रहा है अभी, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जनवरी मान लो 2025 से आपने स्टार्ट किया, तो खत्म ये कब होगा, 31 दिसंबर 2025 को ही खत्म होगा। यानी सेम ईयर स्टार्ट होता है सेम ईयर खत्म होता है, दैट इज नॉन एज कैलेंडर ईयर। बट जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना बेटा, वो अप्रैल से स्टार्ट होता है। मान लो अप्रैल 2025 से स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हुआ, पर ये खत्म कब होगा, मार्च के एंड में, लाइक 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च 2026, ठीक है, अगले साल। अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, मार्च में खत्म हो रहा है। तो इसमें कैलेंडर ईयर में भी आपके पास 12 महीने होते हैं, फाइनेंशियल ईयर में भी 12 महीने होते हैं। तो हमारा बिजनेस कोई भी अकाउंटिंग ईयर फॉलो कर सकता है। पर बेटा जो कंपनीज होती है ना, कंपनीज अपना जो अकाउंटिंग ईयर फॉलो करती हैं, जो कंपनीज एक्ट 2013 में भी लिखा है वो लिखा है फाइनेंशियल ईयर। तो कंपनीज में फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो किया जाता है। तो बेटा जब हम एट द एंड ऑफ द ईयर आते हैं, तो हमें ना एक साल की यानी अप्रैल टू मार्च की एक साल की हमें परफॉर्मेंस बतानी होती है
इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कि कंपनी ने बीते एक साल में अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रॉफिट और कितना लॉस कमाया, तो वो परफॉर्मेंस के बारे में एक्सप्लेन करता है। सो उसको हमें बताना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में। दैट्स वाई कंपनी अपने यूजर्स को, अकाउंटिंग यूजर्स को जो कंपनी में इनडायरेक्टली और डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो कंपनी उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करती है, यानी अपनी पोजीशंस बताती हैं बैलेंस शीट बनाकर, ठीक है, परफॉर्मेंस के बारे में बताती हैं बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ पी&एल को बता के, है ना, इस तरीके से। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों याद रखो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारा चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर वो है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मीनिंग के बारे में एक्सप्लेन करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक फॉर्मल रिपोर्ट्स हैं। फॉर्मल रिपोर्ट्स मतलब इनफॉर्मल नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने किसी पेज में लिख दिया और ऐसे ही बता दिया रेंडमली, नहीं, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक रिपोर्ट होती है जो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। फॉर्मल रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, और ये शो करती हैं कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को, ठीक है, ये शो करती हैं कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को और शो करती हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। हम अपने बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अपने रिपोर्ट्स में यही बताते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है और कंपनी की पोजीशन कैसी है, ठीक है। तो कंपनी की परफॉर्मेंस बताई जाती है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और इसके लिए कंपनी क्या प्रिपेयर करती है, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल। मैंने बताया ना अभी, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल कंपनी परफॉर्म अपना करती है, बनाती है, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस को बताने के लिए। और फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है बिजनेस की, वो एक्सप्लेन करी जाती है इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स, क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं और क्या इक्विटीज हैं। बेटा जिन बच्चों को यहाँ पर नहीं पता या जिनके कंसेप्ट थोड़े वीक है, शायद 11th में ढंग से ना पढ़ा हो, मैं उन्हें बता दूं, यहाँ लाइबिलिटीज का मतलब होता है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ठीक है, ये बाहर वाले कंपनी से बाहर के लोगों को पे करना है। और इक्विटी का मतलब होता है इंटरनल लाइबिलिटी, मतलब ना ये अपने ओनर्स के प्रति जो लाइबिलिटी होती है कंपनी की, वो इक्विटी होती है, ठीक है, इंटरनल लाइबिलिटीज होती है। सो यहाँ पर बेटा दो तरीके की लाइबिलिटीज हैं, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, एक है आपके पास एक्सटर्नल लाइबिलिटी जिसको हम लाइबिलिटीज के नाम से मेंशन कर रहे हैं, और एक है इक्विटी जो कि है इंटरनल लाइबिलिटी, ठीक है। तो कंपनी ने बाहर के लोगों को भी पे करना हो सकता है और कंपनी के अंदर यानी अपने ओनर्स को भी पे करना हो सकता है। तो दो लाइबिलिटीज हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल को शो करते हैं इक्विटी के नाम से और एक्सटर्नल को शो करते हैं लाइबिलिटी के नाम से। कंपनीज के पास प्रॉपर्टीज भी होती हैं जिनको हम एसेट्स के नाम से सिंबलाइज करते हैं, और ये सारे के सारे एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज कहाँ शो करी जाती हैं, फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। ये कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को एक्सप्लेन करती हैं और इसके लिए कंपनी बनाती है बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट। सो इसलिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कंपनी जब अपनी स्थिति और परफॉर्मेंस के बारे में, पोजीशन और परफॉर्मेंस के बारे में बताए अपने यूजर्स को जो कंपनी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेट करते हैं, तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि कंपनी उनको एक फॉर्मल रिपोर्ट्स दें, उनको अपनी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे जहां से वो यूजर डिसीजन मेकिंग कर पाए कि ये कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है। बोलो क्या आपको बात समझ में आता है? यस। सो दे आर प्रिपेयर्ड, ये प्रिपेयर करी जाती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, प्रिपेयर्ड करी जाती हैं, ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में। एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जो सबको फॉलो करना होता है, जो प्रिस्क्राइब्ड करा गया है अंडर शेड्यूल 3 ऑफ अ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। तो कोई भी आपसे पूछे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, तो सीधा कहना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक फॉर्मल रिपोर्ट्स होती हैं जो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को एक्सप्लेन करती हैं। ये प्रिपेयर करी जाती है एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में जो कि प्रिस्क्राइब्ड करा गया है, दिया गया है अंडर द शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? यस। उसके बाद अगर हम बात करें अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के एम क्या है, व्हाई वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या उद्देश्य है, क्या गोल है हमारा, क्यों बनाते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले बेटा हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। बेटा हम चाहते हैं कि हम डिसीजन मेकिंग कर पाए, ठीक है, कंपनी खुद बोलते हैं ना अपने मैनेजमेंट लेवल के अंदर, ठीक है, अपनी एक्टिविटीज को लेकर डिसीजन ले पाए कंपनी खुद, या कंपनी के बाहर जो यूजर्स होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स जो कंपनी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे डेटर, क्रेडिटर, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, ठीक है, न्यूज़पेपर, ठीक है, और रिसर्चर्स,
उनको हम बोलते हैं ना कि डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन दे पाएँ। दैट्स वाई वी आर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट है टू असेस प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी। हम बेटा ये जानना चाहते हैं कि हमारे कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट लॉस कितना हुआ। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी कंपनी की जो सॉल्वेंसी है, जो हमारी लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी है, क्योंकि देखो कंपनी के अंदर ना या हर एक बिजनेस के अंदर बेटा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती हैं। हम कुछ ऐसी लाइबिलिटीज इनकर्ड करते हैं, ऐसी देनदारी हमारे बिजनेस के ऊपर इनकर्ड हो जाती है जो हमें मोर देन 1 ईयर यानी 1 साल से ऊपर जाकर पे करनी होती है। तो ऐसी लाइबिलिटीज हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती हैं। जैसे बैंक से आपने लोन ले लिया, या डिबेंचर अगर आपने इशू कर दिए जनता के बीच में, है ना। जनता से भी एक कंपनी, पब्लिक कंपनी के पास बेटा ये अधिकार होता है कि वो जनता से भी, पब्लिक से भी क्या मांग सकती है, लोन, बट रिटर्न में उन्हें डिबेंचर इशू करने होते हैं। तो डिबेंचर इशू करके लोन ले लिया या बैंक से कहीं लोन ले लिया, है ना। तो वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती है, क्या हम उनको पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज नोन एज सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी। और अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें कि शॉर्ट टर्म में जो हमारी लाइबिलिटीज हैं, क्या हम उनको पे कर पाएंगे कि नहीं पे कर पाएंगे, तो उसके लिए लिक्विडिटी। तो हम जानना चाहते हैं कि हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, सॉल्वेंसी क्या है, लिक्विडिटी क्या है। दैट्स वाई वी आर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, टू शो द कंपनीज ट्रू फाइनेंशियल कंडीशन। और बेटा हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन है वो क्या है, जो ट्रू फाइनेंशियल कंडीशन है हमारी कंपनी की वो क्या है, वो हम जानना चाहते हैं और अपने यूजर्स को बताना चाहते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई वी आर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम प्रोवाइड करना चाहते हैं इंफॉर्मेशन किनको, शेयर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को, इन्वेस्टर्स को, गवर्नमेंट को। बेटा ये यूजर्स होते हैं, ठीक है। यूजर्स कौन, जो किसी भी तरीके से कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक्सेस करे वो यूजर हो जाता है। तो शेयर होल्डर आपको पता ही है, कंपनी के जो ओनर्स होते हैं उन्हें शेयर होल्डर्स कहते हैं। जैसे पार्टनरशिप में ओनर्स होते हैं तो उन्हें पार्टनर कहते हैं। और 11th क्लास में आपने सोल प्रोप्राइटरशिप नेचर का जो बिजनेस था जिसमें एक सिंगल ओनर होता है, तो वहाँ सिर्फ ओनर ही कहते हैं। पर कंपनी में बेटा कोई लिमिट नहीं होती, पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं होती है, इसलिए बेटा यहाँ पर ना हम जनता को भी ओनर बना सकते हैं। तो यहाँ पर ओनर्स को हम शेयर होल्डर्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी एक पर्सन का या कुछ लिमिटेड लोगों का पैसा नहीं होता, काफ़ी सारे लोग मिलकर यहाँ पर अपना पैसा पुल करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं कंपनी की कैपिटल में। दैट्स वाई इसको शेयर होल्डर फंड भी बोला जाता है। और जो भी मालिक कंपनी में पैसा लगाते हैं बेटा, उनको यहाँ शेयर होल्डर बोला जाता है। तो हम मालिकों को बताना चाहते हैं कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। क्रेडिटर जो हमारी कंपनी को गुड सप्लाई करते हैं उधार में, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हमारी कंपनी की पोजीशन, परफॉर्मेंस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम उनको देना चाहते हैं। इन्वेस्टर्स हो गए जो हमारी कंपनी में कल के दिन पैसा लगा सकते हैं, हम उनको अपनी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। गवर्नमेंट को हम बताना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी कंपनी को कभी कभी सब्सिडीज देती है, या गवर्नमेंट हमारी कंपनी से कभी कभी टैक्स भी वसूल करती है। दैट्स वाई वी नीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसी वजह से बेटा हम इन लोगों को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इनके अलावा भी बहुत सारे यूजर्स होते हैं बेटा जिनको हम अपनी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं ना, प्रोवाइड करते हैं। बोलो आपको बात समझ में आ गई। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव। पहले इंफॉर्मेशन देना डिसीजन मेकिंग करने के लिए, इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी असेस कर पाए, ठीक है, इसलिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। कंपनी की ट्रू फाइनेंशियल कंडीशंस बता पाए, दैट्स वाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। और अपने कंपनी के ओनर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर और गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन दे पाए, दैट्स वाई बेटा वी आर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? यस। ना एवरीवन, बेटा हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो यानी जब हम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो वहाँ पर कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो बेटा देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेनली 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहले हम बनाते हैं बैलेंस शीट, फिर हम बनाते हैं अपनी कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ P&L। और अगर हमें कुछ एक्सप्लेनेशन देने हो किसी पर्टिकुलर आइटम के, डिस्क्रिप्शन देने हो, ब्रेकअप्स करने हो, तो उन्हें हम नोट्स टू अकाउंट में करते हैं। यानी किसी भी आइटम का डिटेलाइजेशन हमें देना है,
ठीक है, डिटेल में कोई चीज़ समझानी है तो वो नोट्स टू अकाउंट्स में हम बताते हैं। तो बैलेंस शीट में आपको पता है, मैं बता चुका हूँ, हम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को एक्सप्लेन करते हैं एक पर्टिकुलर डेट पे, बेसिकली ईयर एंड जो होता है 31 मार्च, वहाँ पर जाकर बेटा हम अपनी कंपनी की बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं और कंपनी की पोजीशन के बारे में बताते हैं इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और बेटा अगर हमें अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में अगर बताना है यूजर्स को कि हमने पर्टिकुलर बीते एक साल में अप्रैल टू मार्च, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, इस पूरे एक साल में हमने कितना प्रॉफिट और कितना लॉस कमाया, हमारी क्या परफॉर्मेंस है, तो उसको हम शो करते हैं बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ना बेटा हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को शो करते हैं, ठीक है ना, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, कि एक साल में हमारे बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया या इधर लॉस कमाया तो कितना कमाया, वो हमें यहाँ बताना होता है। और नोट्स टू अकाउंट्स में ना हम प्रोवाइड करते हैं एक्सप्लेनेशंस, अगर हम एक्सप्लेनेशंस देने हैं किसी पर्टिकुलर आइटम हेड के जो हमने बैलेंस शीट में मेंशन करें या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर मेंशन करें हैं, अगर हम प्रॉपर उन आइटम्स के एक्सप्लेनेशंस देना चाहते हैं या उनके उनका ब्रेकअप करना चाहते हैं, ठीक है, उनको अब बोलते हैं ना कि डिटेल में बताना चाहते हैं या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो हम यूजर्स को देना चाहते हैं, तो वो हम नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर करके दे देते हैं। तो इसलिए जब हम कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं बेटा, तो हमारे पास यहाँ पर तीन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाओ और नोट्स टू अकाउंट्स बनाओ। बोलो, बात समझ में आ गई है? अब देखो, आज के लिए आज की क्लास में मैं इतना ही आपके साथ डिस्कस करूंगा। बाकी बेटा कल की क्लास में, यानी जो नेक्स्ट लेक्चर मेरा होने वाला है, वहां पर मैं आपको बैलेंस शीट बताऊंगा कि कंपनीज की बैलेंस शीट हम कैसे बनाते हैं। तो देखना आप, बहुत मजा आएगा। कंपनी की बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनती है, तो एक स्पेसिफिक तरीका है बैलेंस शीट बनाने का। पहले लायबिलिटीज एक्सप्लेन करते हैं, लायबिलिटीज के फिर अपने मेजर हेड होते हैं, मेजर हेड के अंदर सब हेड्स होते हैं, तो वो हम सब पढ़ेंगे। वैसे ही एसेट्स होते हैं, एसेट्स के अपने मेजर हेड होते हैं, ठीक है, फिर उसके अंदर उनके सब हेड्स होते हैं। तो हमें यहाँ पर बैलेंस शीट को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। तो लास्ट जो हमारा बोलते हैं ना कि आज का लेक्चर, उसमें आज हमने बेटा बस इतना ही देखा कि क्या मीनिंग होता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, और क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना समझाऊंगा कि हम कंपनी की बैलेंस शीट को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स फॉर टुडे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। बाकी आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, और इसके बारे में बेटा फिर हम नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में चर्चा करेंगे, जो कि बेसिकली हमारा बैलेंस शीट के ऊपर होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, से